गोविंद, भूपेंद्र, बताओ। तुम तो सीएम हो, बताओ। हाँ, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है उससे भी कम पे, या अपने यहाँ जो मार्केट प्राइस है उससे भी कम पे। चलो, वेरी गुड, शाबाश। और काउंटर वेलिंग में क्या होता है? क्या होता है? नहीं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, क्या ऑफसेट करना? किस चीज के लिए है, बताओ। सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए ना। बोल रहे हो टू ऑफसेट काउंटर वेलिंग ड्यूटी। नहीं, चलो ठीक है, कोई बात। आ जाओ, डब्ल्यूटीओ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स पे। डब्ल्यूटीओ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें मेनली तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। लिखते रहो। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, ये जनरली है, ये जनरली लिखा हुआ है, जनरली वंस इन 2 ईयर। मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, हो सकता है 2 की बजाय 3 हो जाए, 4, जैसे भी कोविड हुआ था तो नहीं हो पाया। ठीक है, बट जनरली इट मीट्स वंस इन 2 ईयर। ठीक है, जनरली इट मीट्स वंस इन एवरी 2 ईयर, ये इसका जनरल रूल है। और ये जनरल रूल है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो कॉमर्स मिनिस्टर्स होते हैं या ट्रेड मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के, वो लोग 2 साल में एक बार मिलते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि अब क्या होगा। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब बिना इसके परमिशन के डब्ल्यूटीओ में कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? जो मिनिस्टर्स होते हैं, कॉमर्स स्टेट के मिनिस्टर्स या कॉमर्स स्टेट के सेक्रेटरी, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। अब देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डे टू डे फंक्शन भी तो होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस 2 साल में एक बार मिल लेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का डे टू डे फंक्शन कौन करेगा? तो उसके लिए यहाँ पे है जनरल काउंसिल। ठीक है, तो जनरल काउंसिल जो है वो क्या करती है, वो उसके डे टू डे फंक्शन, ये जिनेवा में, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है ना, पता होगा सबको। इसको नहीं पता हो साइड में लिख लो। ठीक है, तो ये जिनेवा में है इसका ऑफिस। तो जिनेवा में जो इसका ऑफिस है, वहां पे डेली कुछ ना कुछ काम होता होगा ना, जैसे ये अपना अभ्युदय वाला ऑफिस है, तो यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ काम होता है ना। ठीक है, तो ऐसे वहां भी ऑफिस में कुछ ना कुछ काम होगा, तो जो डे टू डे फंक्शन है या उसका जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, वो कौन करता है? वो ये जनरल काउंसिल करती है वहां। क्लियर? अब हमने तुम लोग को जब नेशनल ट्रीटमेंट बताया था, तो मैंने बताया था कि इंडिया के अगेंस्ट किस कंट्री ने केस किया था उसमें? यूएसए ने। ठीक है, तो कहाँ केस किया होगा? डब्ल्यूटीओ में एक बॉडी होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये। और ये न्यूज में भी था अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। क्लियर? तो ये लिख लो, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में क्या होता है, अगर कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसका केस कहाँ पे फाइल होगा? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। ठीक है, इसको बना लो, लिख लो जल्दी से। और मैंने कल बताया था कि पहला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? हाँ, सिंगापुर में। तो अगर क्वेश्चन में आता है सिंगापुर इशू किससे रिलेटेड है, तो क्या बताओगे? डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। ठीक है, लिख लिया सबने? हो गया? चलो देखो, अब नेक्स्ट आओ, रब कर दे इसको।
ये जो टर्म्स होते हैं ना डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, जितने भी टर्म्स हमने बताए तुम लोग को, ठीक है, उसको याद रखो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ टर्म्स देके पूछ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, बस, और कुछ पूछते ही नहीं है। जैसे तुमने जाके अगर डब्ल्यूटीओ का प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे पेपर में, तो सिंपली उन लोगों ने पूछ लिया कि अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किससे रिलेटेड है, बस, उसमें है क्या ये पूछा ही नहीं। या कभी ये पूछ लिया कि एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर ये किससे रिलेटेड है, वो उसके अंदर क्या है वो नहीं पूछ रहे हैं। तो कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन तुम्हें मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है ना, ठीक है, तो वो भी देखना रहता है। तो नेक्स्ट हो एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखो, एक तो जब डब्ल्यूटीओ जिससे बना है वही एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये गुड्स के लिए है। मैंने बताया था ना इसमें लिमिटेशन क्या था, दो चीजें थी इसमें लिमिटेशन। एक क्या था, मैंने बोला था गैट की लिमिटेशंस क्या थी जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ बनाया गया। हाँ, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं कवर थी, और क्या नहीं कवर था, सर्विसेज नहीं कवर थे, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट किसके लिए था, ये गुड्स के लिए था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो उसको भी इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है इस एग्रीमेंट में, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में। दूसरा है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। देखो वहां सर्विस नहीं कवर था ना, तो यहाँ पे इन्होंने सर्विस भी कवर कर दिया। क्लियर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, क्योंकि सर्विस वहां नहीं कवर था गेट में, याद करो मैंने उस दिन बताया होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कवर होगी। फिर मैंने और भी तुम लोग को बताया था कि फूड और प्लांट के लिए क्या है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट। ये क्या होता है कि अगर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे प्लांट है या फूड है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें एक सर्टेन क्वांटिटी में कोई चीज़ नहीं पाई जाए या कोई चीज़ पाई जाए, ठीक है, जैसे अल्फांसो मैंगो है, तो उसको उन लोगों ने रिटर्न कर दिया कि इसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट फॉर फूड एंड प्लांट या फॉर एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो इसको रिड्यूस करना है, बताया था मैंने उस दिन भी। फिर है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, लिख लो, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए, जैसे ये फूड प्रोडक्ट के लिए है ना, वैसे ये नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। जैसे ये फूड वाले के लिए है, ऐसे ये नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए है ना। जैसे तुम लोग शैम्पू अभी न्यूज में आया था, ठीक है, कि इस शैम्पू में इतना कार्सिनिक मटेरियल है, या कोई पाउडर है तो उसमें कितना क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए, तो इसको भी रिड्यूस करना है, ये अननेसेसरी जो है बैरियर ना क्रिएट करे। क्लियर, नेक्स्ट है, देखो गैट में और क्या नहीं कवर था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स एग्रीमेंट। एग्जाम में सिर्फ यही पूछा था कि ट्रिप्स एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है उस दिन बताया था मैंने, हाँ, ठीक है, चलो शाबाश, ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया।
लिख लिया। और ऐसे ट्रिप्स के जैसा एक ट्रिम्स भी है, नाम सुना है किसी ने ट्रिम्स का? ये नाम किसी ने सुना है तो बताओ, बस नाम सुने हो कि नहीं? नहीं, नाम ही नहीं सुने हो। न्यूज में यार ये अक्सर आता है ये दोनों टर्म्स, ये सारे टर्म्स तुम्हें न्यूज में मिलेंगे अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। अगर तुमने पिछले 6 महीने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इसमें से तुम्हें सब मिल जाएगा, और यहीं से यूपीएससी वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक, लिख लो इसको, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्लियर? ये हो गया। फिर मैंने कल तुम लोग को बताया ही था सब्सिडीज वाला, काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग, तो वो भी यहाँ लिख सकते हो, काउंटर वेलिंग एंड एंटी डंपिंग। कल क्लियर हो गया था ना, तो लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नहीं नहीं अलग है बेटा वो, अलग है हाँ। और फिर इसका जो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से ये अक्सर न्यूज में रहता है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसी पे हमें फोकस करना है। हालांकि ये सब भी हम बता चुके हैं। ठीक है, हो गया। डंप, एंटी डंपिंग और काउंटरलिंग लिख लिया। अब लास्ट जो इसका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग को पढ़ना है, उसी की वजह से पूरा बवाल होता है डब्ल्यूटीओ में। प्रीवियस पेपर है किसी के पास? पेपर है प्रीवियस का किसी के पास है? बस एक लड़की लेके आई है, और लोग नहीं लगा रहे हो क्या पेपर? हाँ, देखो डब्ल्यूटीओ के क्वेश्चन देखो, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। पुराने क्वेश्चन लगा लिए, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये सब वाले। हम्म, देखो एक साल 2015 में क्वेश्चन आया था, सिर्फ ये पूछा था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, पीस क्लॉज, ये सब न्यूज में है, ये किससे रिलेटेड है, बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया था। और पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था उन्होंने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, और सब उसी पे मार मार के आए थे, क्योंकि वहां पे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लिखा हुआ था, तो लोगों को लगा कि ये एफएओ का है, और था किसका, ये डब्ल्यूटीओ का। तो क्वेश्चन आ चुका है ना, तो घर पे बैठ के देखो तो आसान लगता है, लेकिन जब तुम वहां बैठ के सॉल्व करोगे, ठीक है, रियल एग्जाम में, तब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि यार ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है तो एफएओ नहीं किया होगा, बस उसी पे मार के निकल लोगे। ठीक है, और 98% लोग ऐसे ही करते हैं, इसीलिए वो लोग बाहर हो जाते हैं। अब तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम लोग को 98 में रहना है कि 2 में। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको हम लोग देख लेते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को। देखो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में दो तीन चीजें हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो जो एग्रीमेंट्स हैं डब्ल्यूटीओ वाले वो इसके अंदर भी आते हैं, जैसे काउंटर बिलिंग वाला है वो भी इसी में आ जाएगा। तो इसके कुछ, इसके अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला है, उसको लिखो, रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर। रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो डोमेस्टिक सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री है, सबको रिड्यूस करना है। ठीक है, देन रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, बताया था मैंने ना, एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है, इसीलिए तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, तो उसको भी रिड्यूस करना है इसके अंदर, रिडक्शन ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडी। नेक्स्ट है नामा, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। ठीक है, इसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। क्लियर?
ये इतनी 3 चीजें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये फंसी हुई भी हैं, इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है कई टॉक्स होने के बाद भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं ये डोमेस्टिक सब्सिडी वाले पे कि डोमेस्टिक सब्सिडी होता क्या क्या है। इसको रब कर दें, लिख लिया सबने? देखो डोमेस्टिक सब्सिडी जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अम्बर बॉक्स। ठीक है, अब देखो एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लेगा ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें कुछ कई सारी चीजें दे देगा तुम्हें, ऑर्गेनाइजेशन दे देगा या सब्सिडी दे देगा या पेंशन दे देगा। ठीक है, कई सारी चीजें दे सकता है, तो तुम्हें याद रहेगा ये किससे रिलेटेड है, ये डोमेस्टिक सब्सिडी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या है, वो सब्सिडीज आती हैं जो नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं। ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करती है मतलब मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ऐसी सब्सिडी जो प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करती हैं उसको बोलते हैं नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। तो जब ट्रेड को डिस्टॉर्ट ही नहीं कर रही है तो इसमें कोई लिमिट लगाएंगे? हाँ, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है, एंड इसमें कोई रिडक्शन भी नहीं करना है कि चलो इसको रिड्यूस कर लो, तो नो रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी सब्सिडी आती है, देखो कौन सी सब्सिडी को किसमें रखेंगे इस पे भी डब्ल्यूटीओ में बहस होती है। ठीक है, जैसे इंडिया वाले बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग एमएसपी जो है एम्बर बॉक्स में आती है, और इंडिया वाले बोल रहे नहीं उसको ग्रीन बॉक्स में करो। ठीक है, तो बट अभी फिलहाल डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग जो है, जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च में आप कोई सब्सिडी दे रहे हैं तो वो क्या है, आप दे सकते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रेड को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है, या एग्रीकल्चर की जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं इसमें दे सकते हैं, ये भी डायरेक्ट ट्रेड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी सब्सिडीज जो ट्रेड को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करती, एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब कि जैसे तुमने वो बनाया कोई इक्विपमेंट बनाया है जो एग्रीकल्चर में यूज होगा आगे चल के। ठीक है, तो उस पे सब्सिडी, उसके डेमोन्स्ट्रेशन पे सब्सिडी, वो सब क्या है, ट्रेड को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा ना। तो हाँ, प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों को नहीं अफेक्ट करेगा वो। हाँ, नहीं तो वो तो तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से ट्रेड पे थोड़ी कोई असर पड़ रहा है। ठीक है, या एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुम अगर कोई सब्सिडी दे रहे हो, जैसे तुम मान लो किनाल बना रहे हो, ठीक है, या इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सारी सब्सिडी किस में आती है, ग्रीन बॉक्स में आती है। अच्छा, इसमें भी अभी है, मतलब इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बट अभी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ यही चीज है। नेक्स्ट है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स मीन्स सब्सिडीज, ऐसी सब्सिडी जो अलाउड है बट उसके लिए आपको प्रोडक्शन को लिमिटेड करना पड़े। ठीक है, सब्सिडीज अलाउड है लेकिन वो इसका मतलब नहीं कि वो सब्सिडी अलाउड है तो आप अनलिमिटेड प्रोडक्शन करिए। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन का कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना प्रोड्यूस करना है करिए। यहाँ पे वो सब्सिडीज अलाउड हैं बट उसके लिए आपको प्रोडक्शन को लिमिटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, सब्सिडीज गिवन अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग। सब्सिडीज गिवन अंडर प्रोडक्शन लिमिट।
ठीक है, मतलब वो सब्सिडी मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन लिमिट है। सब्सिडीज अलाउड है लेकिन क्या है, प्रोडक्शन लिमिट है इसमें। और इसमें क्या है, इसमें नो लिमिट, प्रोडक्शन पे भी कोई लिमिट नहीं है, सब्सिडी के रिडक्शन पे भी कोई लिमिट नहीं है। और ब्लू बॉक्स में क्या है, सब्सिडी आप दीजिए, अलाउड है, ठीक है, जितना देना है, बट उससे आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन लिमिटेड होना चाहिए। क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में। नेक्स्ट है तुम्हारा अंबर बॉक्स। अब देखो अंबर बॉक्स में दो चीजें आती हैं। ठीक है, पहला लिखो प्राइस बेस्ड सब्सिडी और इनपुट बेस्ड सब्सिडी। प्राइस बेस्ड एंड दूसरा है इनपुट बेस्ड। क्लियर, दिख रहा है सबको? हाँ, अब देखो अंबर बॉक्स सब्सिडी में वो सब्सिडी आती हैं जो ट्रेड डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं। ट्रेड डिस्टॉर्शन या मार्केट डिस्टॉर्शन, जो ट्रेड को अफेक्ट करेंगी। ट्रेड को अफेक्ट करेंगी मतलब क्या होगा कि एज कंपेयर टू, इसको मैं इधर रब कर देता हूं, ये सब हो गया ना। देखो अभी हम लोग इधर ही हैं, ये क्या है, ट्रेड डिस्टॉर्शन। ट्रेड डिस्टॉर्शन मतलब क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो चीपर रेट पे अवेलेबल होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्री। जो आपका प्रोडक्ट होगा वो चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएगा और दूसरी कंट्री का जो प्रोडक्ट होगा वो कॉस्टली हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्टॉर्शन। तो ट्रेड डिस्टॉर्शन मतलब समझ में आ रहा है ना, कि आपका प्रोडक्ट चीपर रेट पे होगा एज कंपेयर टू अदर कंट्री के। हाँ, क्या हो, क्या लगा, गन्ने पे सब्सिडी देते थे किस चीज में? हाँ, हाँ, यहाँ पे कोई भी सब्सिडी आप दे रहे हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। अब वो दो तरह से हो सकता है, या तो आप प्राइस सपोर्ट दे रहे होगे। ठीक है, प्राइस सपोर्ट में जैसे तुम्हारा एमएसपी आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो वो प्राइस सपोर्ट में आता है, एमएसपी दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, फार्मर उसी चीज को प्रोड्यूस करेगा, तो बल्क में प्रोड्यूस होगा तो प्रोडक्ट चीपर हो जाता है। तो डब्ल्यूटीओ बोल रहा है कि नहीं, ये जो है अंबर बॉक्स में आएगा, बट इंडिया इसको बोल रहा है कि नहीं, हम लोग जो सब्सिडी देते हैं उसका रीजन अलग है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या है। ठीक है, इनपुट सब्सिडी मतलब क्या होता है, इनपुट के लिए सब्सिडी देना। इनपुट मतलब जैसे फर्टिलाइजर है, ठीक है, उस दिन भी मैंने बताया था ना, फर्टिलाइजर है, सीड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है या इरिगेशन है। कहीं पे भी अगर तुम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हो जो यूज कर रहे हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर में ऐसे इनपुट यूज होता है, आप उस पर भी सब्सिडी दोगे तो क्या होगा, फार्मर का प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट कम हो जाएगा ना, तो चीपर रेट पे सेल होगा, है ना। तो डब्ल्यूटीओ बोला है कि ये सब अंबर बॉक्स सब्सिडीज हैं और इन सब्सिडीज को रिड्यूस करना है। ये जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस अंबर बॉक्स सब्सिडीज। और उसके लिए डब्ल्यूटीओ ने बोला कि एक डी मिनिमस लिमिट है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ये होता क्या है, डी मिनिमस लिमिट किससे रिलेटेड है। ये डी मिनिमस लिमिट सिर्फ यही पूछ सकता है कि ये न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है। क्लियर, अब देखो ये होता क्या है डी मिनिमस लिमिट। डब्ल्यूटीओ ने बोला कि आपको एम्बर बॉक्स सब्सिडी को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो इसमें इसने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम 10% सब्सिडी दे सकती हैं। किस चीज का, किस चीज का 10%? कौन सा, जीडीपी का कि किसका, जीएनपी का? हाँ, जीएनपी कि एनएनपी?
एनडीपी। हाँ, 4 ऑप्शन बनाएंगे यूपीएससी वाले ऐसे, और तुम्हारी सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का है, ठीक है। 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। अंडर डी मिनिमस लिमिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, देंगे 10% सब्सिडी ऑन द जीडीपी, 10% सब्सिडी ऑन द एग्रीकल्चर, 10% सब्सिडी ऑन एनएनपी। खेलना हुई, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान, और तुम्हें मेंस में लिखना भी तो है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये सब चीज़ें तुम्हें मेंस में लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे? 10% सब्सिडी अलाउ है, किस चीज़ का 10% अलाउ है? तो बोला अरे सर आप तो जानते ही हैं, आप तो कॉपी चेक करते हैं, आपको पता होना चाहिए। हैं? है कि नहीं? जैसे तुम लोग क्लास में रिप्लाई करते हो मुझे, अरे सर यू नो दैट, या इंटरव्यू वगैरह में बोलते हो। हाँ, इंटरव्यू में कुछ बच्चे आते हैं, उनसे पूछो सर एज एज इट इज सर वेरी कॉमन एज यू नो दैट, उनका हमें तो पता है यार, तुम बताओ ना। हैं? और वो लोग बोलते हैं इट इज वेरी कॉमन यू नो दैट, तो तुम आए किस लिए हो? ठीक है। नहीं बोलते हैं बच्चे ऐसे, तुम लोग का भी मॉक इंटरव्यू वगैरह होगा, आई होप कि जल्दी हो, तो तुम लोग भी तो शायद अब थोड़ा अलर्ट रहोगे। ठीक है, नहीं तो बच्चे बोलते हैं ऐसे, सर यू नो दैट, या इट इज वेरी कॉमन, या इट इज नोन टू ऑल। ठीक है, ये सब क्या है? ठीक है, आ जाओ। क्लियर? तो 10% किसका है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। अब फिर आया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कौन से ईयर का? फिर भाई हर साल अलग अलग प्रोडक्शन होता है ना। हाँ, प्रीवियस ईयर्स का बताओ। देखो यही यही सब पता है, तुम बच्चों से अलग हो गए। बच्चे बहुत जनरल, मतलब इतना जनरल आंसर लिख के लाते हैं कि वो, मतलब उनकी गलती भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है। वो उनको पता है, सबको पता है ब्लू बॉक्स नंबर बॉक्स सब, ये जो थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको पता होता है, लेकिन अभी उसको लिखने को बोल दो तो 4 लाइन नहीं लिख पाता है। बस यही सब रीजन होता है, या तो ऐसे उल्टा सीधा लिख के लाएगा। ठीक है, इन्होंने जो ईयर दिया ना वो बोला 1986, ये याद रखना, ये दो चीज है। 19 डेवलप्ड को कितना अलाउ है? 10% सब्सिडी दे सकते हैं। 10% किसका? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनका, जो 1986 में हुआ था। ठीक है, अरे सॉरी ये 5% है, डेवलप्ड का 5% है, सॉरी इसको सही कर लो। डेवलपिंग को ज्यादा अलाउ है। डेवलपिंग को क्या है? 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्लियर? अब देखो अच्छा तो है, डेवलप्ड का क्या है? 5% है, और डेवलपिंग को 10% है, तो क्या दिक्कत? दी चेंज कर लो तब भी क्या दिक्कत है? देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर तुम इंडिया का देखोगे 1986 में, ठीक है, तो वो डेवलप्ड के 5% से, ठीक है, बहुत कम आएगा, भले 10%। जैसे मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, तो मेरा 10% कितना होगा? 10 रुपये होगा। अब कोई 1 लाख कमा रहा है, उसका 5% कितना होगा? है ना? तो वही वाला खेल है यहाँ पे। ठीक है, और ये सब कब किया गया था? ये सब 1995 में किया गया था, हालांकि तब भी बहुत कम था। 1995 में भी अगर ये चीज लो तब भी कम था। 1986 में यूएसए का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, और इंडिया का उसके कंपेरिजन में बहुत कम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई इतनी? हाँ, प्रॉब्लम क्या है समझ में आ रहा है कि इनका जो 5% है 1996 के प्रोडक्शन के हिसाब से, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलपिंग के 10% से। और ये कब किया था? ये 1995 में। ठीक है, और एक टर्म और होता है, वो भी समझ लो, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये सब टर्म्स तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में तुम लोग लिखते ही नहीं हो। ठीक है, लिख लो, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। हाँ, क्या हो? नहीं नहीं, ये एक अलग टर्म है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल
ट्रीटमेंट, SNDT करके भी आता है न्यूज में कभी कभी, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, देखो ये जो सब्सिडी घटाने का टाइम दिया था, रिड्यूस एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है, वो जो डेवलप्ड कंट्री थी, ठीक है, उनको दिया था 6 ईयर, कि 6 ईयर के अंडर में आपको ये अचीव करना है, और जो डेवलपिंग थी उनको दिया था 10 ईयर। लिख लो इसको, इसी को बोलते हैं SNDT ट्रीटमेंट। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो सब्सिडी रिड्यूस कर सकते हैं कम टाइम में, और डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा टाइम चाहिए ना रिड्यूस करने के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड डिफरेंशियल दिया गया ना, डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं भाई, इस डेवलपिंग कंट्री को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, SNDT ट्रीटमेंट। तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज को कि अच्छा ठीक है आप 10 ईयर ले लीजिए सब्सिडी को रिड्यूस करने के लिए, क्लियर। और डेवलप्ड को कितना दिया गया, 6 ईयर। अब ये एग्रीमेंट कब हुआ था, 1995 में हुआ था ना। अब 6 ईयर कब होगा बताओ, हाँ 2001। तो 2001 में इन लोगों को कम कर देना चाहिए थे, 6 ईयर हो गए थे ना, हाँ। तो 2001 में जो WTO का सबमिट हुआ था वो हुआ था दोहा में, जहां अभी वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा वाला, हाँ हाँ, कतर का ये कैपिटल है दोहा, जानते हो, ठीक है। तो ये दोहा में 2001 में फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ। मैंने बोला ना हर 2 साल पे होता था, तो कब कब हुआ होगा, 95, 97, 99 और 2001, ठीक है, ऐसे हर 2 साल पे होता है ये। तो ये दोहा वाला जो सबमिट हुआ 2001 में, इसको दोहा राउंड ऑफ टॉक बोलते हैं, दोहा राउंड ऑफ टॉक। दोहा राउंड ऑफ टॉक। अब देखो 2001 में हुआ, अब ये जो 6 ईयर वाला टाइम पीरियड दिया गया था, इस 6 ईयर में आपको ये सब्सिडी रिड्यूस करके इतना लाना है। किसके लिए था ये, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। अब डेवलप्ड कंट्री में जनरली कौन सी आती है, जैसे USA है, ठीक है, या रशिया नहीं है, ठीक है, USA है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जापान है, ये सब क्या है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में है ना, ठीक है। तो ना तो USA ने रिड्यूस किया ही नहीं, USA को 6 ईयर में करना था ना, USA ने रिड्यूस ही नहीं किया। अब WTO के रूल को वायलेशन किया है तो केस कर सकते हैं ना, कहां पे, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में केस कर सकते हैं ना। लेकिन यहां पे भी केस नहीं हुआ क्योंकि USA ने डिनाई नहीं किया कि हम करेंगे नहीं, USA ने बोला कि हम करेंगे बट हमारी कंडीशन, ठीक है। USA ने क्या बोला कि देखो ये चीज लिख लो कि USA did not reduce the amber box subsidy but still USA cannot be dragged to dispute settlement body। क्यों, बिकॉज USA जो है वो डिनाई नहीं कर रहा था कि वी विल नॉट रिड्यूस सब्सिडी, उसने बोला कि हमको ये चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, हमें ये दो, हम सब्सिडी कम कर देंगे। नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं USA के, उनका हमें थर्ड कंट्रीज में एक्सेस चाहिए, डेवलपिंग कंट्री में एक्सेस चाहिए। इसका मतलब ये होता है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस का मतलब ये है, ठीक है, कि जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मार्केट एक्सेस हो। अब मार्केट कौन सा एक्सेस करेंगे भाई, यूरोपियन कंट्री और USA को कौन सा मार्केट चाहिए, डेवलपिंग कंट्री, भाई इंडिया ही तो चाहिए, जनरली इंडिया चाइना चाहिए उनको, बस पॉपुलेशन यही है, ठीक है।
इसीलिए यूएसए बोलता है कि इंडिया चाइना दोनों डेवलप्ड हो गए हैं। अब वो डेवलप्ड क्यों मानता है? क्योंकि उनको ये ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ये वाला स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। डिक्लेयर कर दिया है यूएसए ने कि हम डेवलप्ड हैं, बोला इंडिया चाइना दोनों डेवलप्ड हैं, हम डेवलप्ड मानते हैं उनको। ठीक है, तुम लोग उलझे रहते हो छोटी छोटी चीजों में, बड़ी चीजें देखते ही नहीं हो क्या चल रहा है। तो ये नामा क्लियर है? नामा क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। इसका मतलब क्या है? जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट एक्सेस चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फिशरीज के प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं, वो नॉन एग्रीकल्चर में आते हैं ना। तो ये लिख लो नॉन एग्रीकल्चर का मतलब। देखो हम लिखवाते कम है, समझाते अच्छा है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली लिखते रहा करो। जो लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया ये नामा? यूएसए ने कम क्यों नहीं किया ये भी क्लियर हुआ। डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में क्यों नहीं ले जा सकते ना कम करने के बाद, ये भी क्लियर हुआ। लिख लिया हो सब लोग? भाई यूएसए ने कम नहीं किया ना, तो आइडियली क्या हो, जब रूल वायलेट किया तो जाना कहाँ चाहिए? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, लेकिन फिर भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने कंडीशन लगा दी कि हमें नामा दो और हम सब्सिडी कम कर देंगे। अब तुम सोचो, डेवलपिंग कंट्रीज अगर अपने यहाँ का एक्सेस दे देंगी यूएसए को तो उनका मार्केट बचेगा? हम कहाँ से कॉम्पीट करेंगे बताओ? अभी भी पास्ता हम लोग बाहर वाला बना के खाते हैं, है ना? हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फिर यूरोपियन कंपनीज और यूएसए दोनों जो है वो सारे प्रोडक्ट्स फ्लडिंग हो जाएगी चाइना और यूएसए। क्लियर? अच्छा, ये यूएसए वाले तो फिर भी ठीक था, इन्होंने दिया नहीं, वो बोला ये करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया इसको समझ लो। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थी इन्होंने बॉक्स शिफ्टिंग कर लिया। अब देखो बॉक्स शिफ्टिंग क्या होता है। बॉक्स शिफ्टिंग का मतलब ये हुआ, लिख लो क्या होता है बॉक्स शिफ्टिंग। अंबर बॉक्स सब्सिडी को कम करना था ना, और ग्रीन बॉक्स में कोई लिमिट नहीं था। इन्होंने अंबर बॉक्स को कम किया लेकिन ग्रीन बॉक्स में लगभग 10% बढ़ा दिया। इसी को बॉक्स शिफ्टिंग बोलते हैं। हाँ, किसी किसी भी बॉक्स में चेंज करो। अंबर बॉक्स में कम करना था तो उसको इन्होंने कम किया, ठीक है चलो हम कम कर लेते हैं, लेकिन जो वहां से कम किया वो ले जाके सारी सब्सिडी उठा के ग्रीन बॉक्स में लगभग 10% सब्सिडी इन्होंने बढ़ा दी। वहां पे डीकपलिंग सब्सिडी मिलती है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, नाम लिख लो डीकपलिंग, उसको इन्होंने बढ़ाया है। अब इस पे भी डिस्प्यूट है। लोग बोलते हैं कि क्या सिर्फ अंबर बॉक्स वाला डिस्टॉर्ट करता है? वो भी तो डिस्टॉर्ट करेगा। भाई तुम बल्क में प्रोड्यूस करोगे, फार्मर्स को एक्स्ट्रा पैसे दोगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं तुम उनको दे रहे हो कि भाई उनका इनकम बढ़े, वो उसको प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट उनका कम आ जाता है, ठीक है, या नहीं भी आता तो तुम पैसा तो उनको दे ही रहे हो ना। तो यूरोपियन यूनियन वालों ने ये कर लिया, बॉक्स शिफ्टिंग कर लिया। समझ में आ रहा है खेल? हाँ, बॉक्स शिफ्टिंग क्या है समझ में आया? तो ना तो यूएसए ने फॉलो किया ना तो यूरोपियन यूनियन ने फॉलो किया। अब इन्हीं दोनों के लिए था मेनली कि इन्हीं को कम करना है, और ये लोग इस पे भी नहीं एग्री हो रहे हैं, ईयर भी चेंज करने पे नहीं एग्री हो रहे हैं। जैसे इंडिया का अब का प्रोडक्शन लो 2020 का, ठीक है, और यूएसए का लो, तो हो सकता है इंडिया का ज्यादा आ जाए, तो उस पे भी है। जो 1986 मैंने ईयर बताया है उस पे भी है। ऊपर से ये लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया चाइना डेवलप्ड है। ये इतना समझ में आया? पूरा खेल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आता है बेटा। हाँ, नहीं नहीं, डीकपलिंग जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में देते हैं, इसमें नहीं है बॉक्स शिफ्टिंग। डीकपलिंग को यूरोपियन कंट्रीज देती हैं, डीकपलिंग सब्सिडी अपने फार्मर्स को, और बोलती हैं कि वो ग्रीन बॉक्स में आता है, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो बोलती है नहीं, इसको भी अंबर बॉक्स में लेके आओ। भाई हम अपने यहाँ फूड सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं सब्सिडी, तो तुम बोल रहे हो कि नहीं वो उसमें है अंबर बॉक्स में, तो तुम भी तो अपने यहाँ डीकपलिंग दे रहे हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हाँ, देखो 3-4 क्वेश्चन आया है बैक टू बैक 2013-14 के बाद से, क्योंकि बहुत इस पे इशू चल रहा है, और अभी पीस क्लॉज फिर से न्यूज में था।
क्लियर हो गया ये इतना? अब देखो 2001 में ये सब बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी कई सारे समिट हुए। 2001 के बाद से भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कई सारे हुए, लेकिन उस सब कोई रिजल्ट नहीं आया उस पर। वो आते बोलते हमें ये दो, ये बोलते हमें ये दो, उसी में लड़ाई झगड़ा होकर कुछ होता नहीं। ठीक है, फिर 2013 में बाली में हुआ था समिट। बाली, बाली का है इंडोनेशिया का कैपिटल है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाली क्या हुआ? अरे बाली जगह है, इंडोनेशिया का कैपिटल भी चेंज हुआ ना अभी, नूर सुल्तान हो गया है। हाँ, तो बाली इंडोनेशिया में एक सिटी है, वहां पे ये समिट हुआ 2013 में। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम थे। ठीक है, हाँ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखो मैंने बोला ना, जितने भी बड़े डिसीजन होंगे वो कहाँ लिए जाएंगे? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। तो 2013 में बाली में हुआ था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें वही फूड सब्सिडी वाला इशू फिर आया, जो फूड सब्सिडी वर्सेस फूड सिक्योरिटी। फूड सब्सिडी वर्सेस फूड सिक्योरिटी। ठीक है, देखो एमएसपी को ये लोग अंबर बॉक्स सब्सिडी मानते थे ना। ठीक है, और इंडिया एमएसपी किस लिए देता था? फूड सिक्योरिटी के लिए। इसके एमएसपी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करते हैं ना। हाँ, और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से फिर क्या होगा? फूड सिक्योरिटी होगी। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सबको फूड सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा ना। हम्म, तो इंडिया ने बोला कि जो हम एमएसपी दे रहे हैं ये, ठीक है, वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो एक्सपोर्ट में नहीं यूज कर रहे हैं, वो हम लोग अपने यहाँ फूड सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं। बफर स्टॉक नाम सुना होगा तुम लोगों ने, वो भी तुम्हारे सिलेबस में है कि इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हम लोग अगर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नहीं करेंगे तो फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी। क्लियर? और जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाती है वो क्या होता है? एमएसपी माइनस मार्केट प्राइस। यही तो गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, प्राइस सपोर्ट सिस्टम यही तो है ना? कि भाई जो एमएसपी है, मार्केट प्राइस अगर उससे कम मिल रहा है तो जितना मार्केट प्राइस है उतना हम तुमको सब्सिडी दे देंगे। यही तो है। इतना क्लियर है कि नहीं? भाई एमएसपी गवर्नमेंट ने बोला, और एमएसपी से कम पे अगर कोई चीज बिक रही है, मार्केट प्राइस उससे कम पे है, ठीक है, तो वही चीज गवर्नमेंट सब्सिडी में दे देती है। तो इसने इन्होंने बोला डब्ल्यूटीओ में जो अंबर बॉक्स सब्सिडी में आता है, ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। आप क्यों देंगे प्राइस? अगर कोई चीज चीप बिक रहा है तो आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो मार्केट प्राइस था फिर से वही, कौन सा ईयर लिया? 1986 वाला। तो इंडिया बोल रही कि मार्केट प्राइस बढ़ा लो, 2020 वाला कर लो, है ना भाई? उस हिसाब से तो मार्केट प्राइस तो बहुत कम है ना, तो ये लोग उस पर भी नहीं रेडी हैं। तो इंडिया ने क्या बोला कि जो हम एमएसपी दे रहे हैं वो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी है, अपनी हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी फूड सिक्योरिटी, हम वो चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने बफर स्टॉक में रख रहे हैं उस चीज को। तो हाउ इट इज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग? ये ट्रेड कैसे डिस्टॉर्ट कर रहा है? क्लियर हुआ इशू क्या है एमएसपी को लेकर डब्ल्यूटीओ में? हाँ, और डब्ल्यूटीओ में जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या बोलती हैं कि नहीं, ये ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहा है। आप क्यों सपोर्ट दे रहे हैं फार्मर्स को? आप सपोर्ट दे रहे हैं तो वो सब्सिडी में काउंट होगा, और वो अंबर बॉक्स सब्सिडी में काउंट होगा। और खुद का अंबर बॉक्स सब्सिडी क्यों नहीं घटा रहे? हाँ, क्योंकि हमें नामा चाहिए, हमारे प्रोडक्ट को एक्सेस दे दो तो हम अपनी सब्सिडी घटा लेंगे।
तो इसी पे ऐसे बवाल हो रहा था। हाँ, इंडिया बोल रहा है कि भाई इसको ग्रीन बॉक्स में कर दो, जैसे यूरोपियन यूनियन वाले डीकपलिंग देते हैं ग्रीन बॉक्स में। ठीक है, तो वहीं पे खूब बहस होती है। अभी होने वाला है, फिर बीच में हुआ नहीं है ना 2-3 सालों से, वो 2020 में होना था। ठीक है, तो कोविड की वजह से हुआ नहीं था, अभी होने वाला है। ठीक है, तो फिर वही बवाल होगा। अब देखो, ये वाला समझ में आया? हाँ, चलो। तुम लोग लिख भी रहे हो कि बस ऐसे सुन रहे हो कहानी की तरह? हाँ, लिखते रहो बेटा, नहीं तो रिवाइज करने जाओगे ना तो लिख नहीं पाओगे। मैं कुछ चीजें बोल देता हूँ, तुम लोग चाहो तो लिख भी लो। ठीक है, देखो इंडिया का स्टैंड क्या था फूड सिक्योरिटी इशू को लेके। इंडियाज रिस्पॉन्स रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी, बाकी पीछे लिख लियो ना। इसमें लिखो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग सब्सिडीज आर गिवन। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग सब्सिडीज आर गिवन public stock holding subsidies are given for the purpose of maintaining food security. For the purpose of maintaining food security. And there is no intention of distorting trade. And there is no intention of distorting trade. Next, there are some limitation in subsidy calculation. There are some limitation in subsidy calculation. Some limitation in subsidy calculation. For example, MSP is not a complete subsidy. MSP is not a complete subsidy. ये इंडिया का स्टैंड है, हम जो बता रहे हैं। MSP is not a complete subsidy. फिर वही फार्मूला लिख लो, सब्सिडी इज इक्वल टू MSP माइनस मार्केट प्राइस। ठीक है, सब्सिडी इज इक्वल टू MSP माइनस मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या यूज हो रहा है, कौन सा ईयर? 1986. So India said that कि India's subsidy calculation is exaggerated. India said that India's subsidy calculation is exaggerated. फिर ज्यादा आ जाएगा ना, जबकि वो तरीका ही गलत यूज कर रहे हैं कैलकुलेट करने का। इंडिया का क्या रिस्पांस था कि भाई आप गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मार्केट प्राइस है उसको थोड़ा और पास लेके आओ तब कैलकुलेट करो। ठीक है, और वो लोग क्या बोल रहे हैं, यूएसए वाले, यूरोपियन कंट्री वाले क्या कर रहे हैं, तो ये डेवलप्ड और डेवलपिंग में फाइट चल रहा है यहाँ पे, और इसी में आके यूएसए ने इंडिया और चाइना को क्या कर दिया, डेवलप्ड बना दिया। ठीक है, लेकिन अब WTO है, कुछ तो काम करेगी ना। तो उसने कहा यार ऐसे झगड़ा करते रहने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग कुछ करते हैं। तो उसी बाली में दो चीजें और हुई, एक बार ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये भी यूपीएससी में पूछा है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, फैसिलिटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को इजी कर देना, यही होता है ना ट्रेड फैसिलिटेशन। पढ़े होगे, इंग्लिश तो इतना आता होगा ना। तो फैसिलिटेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को इजी करना। तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या है, मतलब कि ट्रेड को इजी कर देना। अब कैसे इजी करोगे, ठीक है, तो जैसे इसमें जो बैरियर्स है उस बैरियर्स को कम करना, जैसे रेड टेपिज्म उसको कम करना है। रेड टेपिज्म जानते हो ना, मतलब एक्सेसिव हायरार्की होती है ना ब्यूरोक्रेसी में, उसकी वजह से उसमें डिले हो जाता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। तो ये रेड टेपिज्म को कम करना है, ये भी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में आएगा। ठीक है,
कस्टम ड्यूटी वगैरह कम करना है, एक्साइज ड्यूटी। हाँ नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और भी चीजें हैं, वो अलग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। हाँ लाइसेंसिंग वगैरह है, लाइसेंसिंग है, इंस्पेक्टर राज है, ये सब ठीक है। लाइसेंसिंग, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंसिंग और इंस्पेक्टर राज का मतलब क्या होता है कि इंस्पेक्शन के नाम पे परेशान करना, ठीक है, बार बार इंस्पेक्शन करने जाना, बीच बीच में चले जाना, प्रोडक्शन ही रुक जाए, तो ये सबको कम करना है, ये एग्रीमेंट हुआ बाली में, ठीक है। तो ये लिख लो, ट्रेड फैसिलिटेशन। फिर इंडिया ने बाद में इसको रेटिफाई भी किया, वो ईयर भी पूछा था जिस साल रेटिफाई किया था, अब तो शायद पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इंडिया ने इसको क्या कर लिया, इसको रेटिफाई कर लिया है अब, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा एक चीज ये हुआ, पीस क्लॉज। पीस क्लॉज देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, कि लड़ो मत, पीस मेंटेन करो। लड़ कौन रहे थे, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड वाले क्या बोल रहे थे, डेवलप्ड में यूएसए वाले क्या बोल रहे थे कि हम कर देंगे सब्सिडी, ठीक है, लेकिन हमें नामा चाहिए। नामा क्या है, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मार्केट चाहिए, वो एक्सेस दो और हम अपना अंबर बॉक्स सब्सिडी कम कर देंगे। और यूरोपियन यूनियन वाले क्या, वो पुराने जमाने से वो लोग मक्कार टाइप के हैं, ब्रिटिश टाइम से, मतलब जब वो लोग हमारे ऊपर रूल ऐसे ही तो किए थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम कम कर लेते हैं। वो लोग ऐसे करते थे ना, इधर से लड़ाते थे फिर उधर से जाके आग लगा देते थे, तो वो आदत उनकी अभी गई नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉक्स शिफ्टिंग कर ली, इधर अंबर बॉक्स वाली सब्सिडी कम कर दी और ग्रीन बॉक्स में बढ़ा दिया। और फिर वो इंडिया वाले जब एमएसपी में बढ़ाने लगे, फूड सब्सिडी देने लगे फूड सिक्योरिटी के नाम पे, तो यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों अपोज कर रहे हैं। तो इंडिया बोल रहा है ना हम सब्सिडी घटाएंगे, और वो लोग बोल रहे हैं ना हम घटाएंगे, सब्सिडी घटाएगा कौन फिर। तो ये हुआ कि अच्छा ठीक है अभी लड़ते नहीं है, ठीक है। इंडिया ने कहा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे ये 5-10% वाला, ठीक है। 2013 में इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस डिक्टेटोरियल कंडीशन। तो कहा फिर क्या झगड़ा करोगे, कहा हाँ कर लेंगे, तो कहा नहीं झगड़ा नहीं करो, हम बताते हैं क्या करना है। तो वहां पे एक पीस क्लॉज साइन हुआ। पीस क्लॉज में हुआ कि जब तक इस झगड़े का कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता है, ठीक है, तब तक जो है डेवलपिंग कंट्री 10% जो सब्सिडी लिमिट बनाई गई है उसको एक्सीड कर सकती हैं, बट उनको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों एक्सीड किया, और फिर कोई डेवलप्ड कंट्री डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में केस लेके नहीं आएगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर, देखो फिर से बताते हैं, ठीक है। 10% सब्सिडी है अंबर बॉक्स लिमिट, इंडिया ने कहा हम नहीं मानेंगे, डेवलपिंग कंट्री वाले ने कहा हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कहा कि झगड़ा नहीं करो, हम सोल्यूशन देते हैं, पीस। पीस क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज लिख लो, डेवलपिंग कंट्रीज आर अलाउड टू एक्सीड द 10% सब्सिडी लिमिट, बट रीजन शुड बी गिवन एंड दैट शुड नॉट बी डायरेक्टली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, मतलब फूड सिक्योरिटी, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, इसके नाम पे अभी दे सकते हो, कब तक, टिल एन एग्रीमेंट ऑन दिस इज नॉट साइंड। लिख लिया, लिख लो सब लोग, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम में तुम वही लिखोगे, हम कुछ भी लिखा दें, तुम कहीं से भी पढ़ के जाओ, तुम्हारा दिमाग जो फ्लो करेगा तुम वही लिखोगे, और इससे हेल्प भी लो। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग बुक ना पढ़ो या कोई नोट्स मत पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं लिखवाता भी, बट मैं ये चाहता हूँ कि फाइनली लिखना सीख जाओ मेरे जाते जाते, क्योंकि वही आर्ट, वही है इस एग्जाम की डिमांड। हो गया, हाँ, पीस क्लॉज समझ में आया क्या होता है, कोई डाउट है किसी को, हाँ, ठीक है। पहले इन्होंने टाइम दिया था, एक पीस क्लॉज में एक चीज ये भी है, हाँ, डब्ल्यूटीओ ने इंडिया को टाइम दिया था टिल नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मतलब जब तक अगला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नहीं होता,
तो इंडिया ने कहा नहीं, जब तक एग्रीमेंट नहीं साइन होगा तब तक, जब तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। और इंडिया अभी जब से कोविड हुआ है तब से 2-3 बार पीस क्लॉज ने जो लिमिट दिया है उसको एक्सीड कर चुका है। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में था, पीस क्लॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। सारे टर्म्स क्लियर हो गए? हाँ, तुम लोग एक पेज में जो नए टर्म्स डब्ल्यूटीओ से सीखे हो लिखो, सब लोग, सब लोग। मैंने जितने टर्म्स बताए हैं डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, तो तुमको लगता है कि नया है या हमने पहले कभी नहीं सुना है, ट्रिप्स ट्रिम्स मिला के सब एक पेज पे लिखो, हम देखें कितना लिख पाते हो। जल्दी जल्दी करो, विद इन 2 मिनट करो। अच्छा 3 मिनट ले लो, लेकिन जल्दी करो। पढ़ लिया पूरा डब्ल्यूटीओ का खेल समझ में आया? अब अगला वाला सबमिट होने वाला है, ठीक है, तो डेली द हिंदू वाले कमेंट्री करेंगे, लेकिन जब तक सबमिट में कुछ आ ना जाए तब तक कुछ परेशान मत होना, क्वेश्चन यही सब आएगा। कुछ पूछना है अभी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड किसी को? क्या बोलो, पूछ क्यों नहीं रहे हो? तो रेड टेपिज्म जो होता है ब्यूरोक्रेसी में, एक्सेसिव लेवल ऑफ हायरार्की होती है ना। जैसे तुम नीचे से शुरू करोगे तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? पटवारी, लेखपाल, ठीक है, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार, ठीक है, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर एडीएम, तब डीएम तक पहुंचो। तो इसकी वजह से अगर तुम्हें कोई क्लियरेंस लेना हो तो कितना टाइम लग जाता है, तो इसी को रेड टेपिज्म बोला जाता है। ठीक है। डब्ल्यूटीओ में ऑब्जर्विंग नेशन कौन सा है? कौन? नहीं, वो सब तो मेंबर है। हाँ, नहीं तुम कुछ और बता रहे हो, तुम समझ। हाँ, नहीं है, सबसे ज्यादा उसमें लग रहा है यूएन में है मेंबर, डब्ल्यूटीओ में 165 के आसपास। हम्म। क्या? तो हाँ, तो उनको कोई और रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वर वालों को, जैसे इंडिया है, इंडिया डब्ल्यूटीओ में श्रीलंका को, भूटान को, नेपाल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई उनका रोल नहीं है, वो बस देखते रहते हैं, ऑब्जर्विंग मतलब ऑब्जर्व करो, देखो क्या चल रहा है उनको। हाँ, कुछ दिन बाद मेंबर, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है ना, आपको इकोनॉमी वगैरह ओपन करना होता है, वो सब भी नहीं करते हैं ये लोग। मेंस का है किसी के पास क्वेश्चन पेपर?
देखो घर जाके देखना, मेंस के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उसको लिख लेना और लाके मुझे चेक करा लेना, ठीक है। WTO से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस होंगे मेंस के, उसको लिख लेना। और टर्म्स लिख ले सबने? लिखो। वो दोनों क्लास जो किए हो वही तो लिख पाओगे। आज पहली क्लास किसकी, मतलब इसके पहला वाला पार्ट किसने नहीं किया है? हाँ, तो मतलब तुम लोग न्यू हो क्या? ये अल्टरनेट मतलब गेस्ट स्टूडेंट हो? गेस्ट स्टूडेंट हो, अच्छा, ठीक है, ठीक। चलो कोई बात नहीं। पहली क्लास किसकी है जो आज पहली क्लास मेरी कर रहे हो? न्यू स्टूडेंट हो कि पुराने हो? न्यू स्टूडेंट हो, हाँ तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। पुराने वालों में से कौन है जो आज पहली क्लास कर रहा है? कोई नहीं, मतलब बीच बीच में आते रहते हो? ठीक है, बता दिया करो चेहरा। चलो अब घर जाके देख लेना मेंस के क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट ये स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक, उसके बाद हम लोग IMF स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड बैंक, मैंने उस दिन बताया था ना कि ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन बने थे, IMF, वर्ल्ड बैंक और ITO, लेकिन ITO बन नहीं पाया था। तो अब हम अगला जो देख रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक देख रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है टोटल, इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मेनली 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नेम तुम लोग लिख लो, ठीक है। पहला है इसमें IBRD, जिसको नहीं पता है वो लोग लिख लो, जिसको पता है उसको तुम्हारी मर्जी। इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD, इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसी को हम लोग जनरली वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये जो IBRD है, इट इज जनरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। किसी छूट जाया करे तो बोल दिया करो, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग की स्पीड अभी उतनी है नहीं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका काम क्या है? टू गिव इंटरेस्ट और टू गिव लोन विथ इंटरेस्ट, गिव लोन विथ इंटरेस्ट, ठीक है, बट ये इंटरेस्ट रेट कम होता है। IBRD का मेन काम यही है। नेक्स्ट है तुम्हारा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, हाँ एसोसिएशन लिख लो, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका काम क्या है? देखो IBRD का काम क्या था? लोन इंटरेस्ट के साथ देना। ये जनरली क्या करता है? ये पुअर कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन टू पुअर कंट्रीज, IDA, इंटरेस्ट फ्री लोन टू पुअर कंट्रीज एंड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। इसी को सॉफ्ट लोन भी बोला जाता है, ठीक है, या कंसेशनल लोन बोला जाता है, कंसेशनल लोन। नेक्स्ट है तुम्हारा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। देखो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वहां पे ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करता है। IFC सपोर्ट प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज।
प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जैसे इंडिया का तुम इंडिपेंडेंस के बाद का सोच लो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं था ना, तो ऐसे और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इंडिया में अभी भी प्राइवेट सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये आईएफसी क्या करता है, उन्हीं प्राइवेट एंटरप्राइजेज या प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में, कि उनको इन्वेस्टमेंट मिलता रहे प्राइवेट कंपनीज को। इसके लिए इसने मसाला बॉन्ड भी इशू किया था, ठीक है। ये बॉन्ड वगैरह पढ़ाते टाइम हमने बताया था क्या होता है मसाला बॉन्ड, थे जब हम वो फाइनेंशियल मार्केट वगैरह पढ़ा रहे थे, कोई था उस टाइम पे, मैंने बताया था ये मसाला बॉन्ड। नहीं याद आ रहा? मसाला बॉन्ड जो है ना, इट इज रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, लिख लो, इट इज रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड टू रेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। जैसे अभी कोई इंडियन कंपनी है, अब मान लो उसको लंदन से इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी कंपनी में, तो अगर वो कोई बॉन्ड इशू करती है तो किसमें इशू करना होता है जनरली? ब्रिटेन का क्या है करेंसी? पाउंड स्टर्लिंग, तो पाउंड में इशू करना पड़ता है, पाउंड में वापस भी करना पड़ेगा, है ना। और फ्लक्चुएशन जब होगा तो उसमें उसका लॉस भी तो हो सकता है कंपनी की, हो सकता है कि नहीं। यूएसए का मान लेते हैं, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, उसको यूएसए से लोन चाहिए या यूएसए से अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इंडिया बॉन्ड इशू करेगी इंडिया की वो कंपनी, तो जो वहां पे खरीदेगा उसको डॉलर में ही तो सब कुछ चाहिए, तो उसको डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड बोलते हैं। अब इस ऐसा ना हो, वो जो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन है उसके उस वजह से लॉस ना हो, उसके लिए मसाला बॉन्ड इशू किया था इसने, आईएफसी ने, ताकि इंडिया में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो रूपी में ही कर सकें। नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे डॉलर में करोगे, ठीक है, तो डॉलर में ही लेन देन करना पड़ेगा ना तुम्हें, और प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं इंडिया में, हो सकता है कि डॉलर का रेट कम ज़्यादा हो तो उनका लॉस हो जाए, है ना। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आईएफसी ने क्या इशू किया, मसाला बॉन्ड, तो ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, मतलब आप वो मसाला बॉन्ड जब खरीदेंगे और जो कंपनियां रिटर्न करेंगी वो सब कुछ रूपी में होगा, चाहे जहां भी हो। तो इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिया में उसको सपोर्ट मिल रहा है ना, तो यही काम है आईएफसी का। नेक्स्ट लिखो, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तुम लोगों ने एफडीआई एफआईआई नाम सुना है? एफडीआई एफआई एफपीआई ये सब क्या होता है? बोलो। हाँ, मैंने पहले भी बताया है इसको, यही क्लास में ही बताया। क्या होता है बोलो? यहीं पे बता के गया हूँ, इस वाली क्लास में, या उधर तुम लोग कहीं उधर बैठे थे ना? क्या होता है? अच्छा फुल नेम बताओ पहले। देखो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लिख लो ये सब, ठीक है। फिर मुंह लटका के बैठना, तुम लोग बता चुके हैं ये सब, ठीक है, लेकिन तुम लोग लिखते नहीं हो ना, रिवाइज करते हो, फिर बार बार वही चीजें बतानी पड़ती हैं। अब देखो, अगर मोर देन 10%,
शेयर किसी फॉरेन कंपनी का उस कंपनी में है, किसी इंडिया की कंपनी में या किसी दूसरी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में लेगो तो दूसरी कंट्री का लोगे। जैसे इंडिया के लिए एफडीआई क्या होगा कि इंडिया की किसी कंपनी में किसी फॉरेन कंपनी का शेयर जो है मोर देन 10%, उसको एफडीआई बोलते हैं, लिख लो इसको। और लेस देन 10% है तो उसको एफपीआई या एफआईआई। क्लियर? हाँ, अच्छा बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है? कौन सा ज्यादा वोलेटाइल मतलब कि कौन इजिली मार्केट को लीव करके जा सकता है? मतलब अगर तुम कहीं पे 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किए हो तब आसानी से निकाल के जा सकते हो, या कहीं पे 10% से कम किए हो तब आसानी से निकाल के जा सकते हो? कम ना, तो इसी को बोलते हैं वोलेटाइल। तो ज्यादा वोलेटाइल कौन है, एफडीआई की एफपीआई? एफपीआई, हाँ। तो ये मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब समझ पाए ना? और ये क्या है, लेस वोलेटाइल। क्लियर है? हाँ। और जनरली जो एफपीआई या एफआईआई होता है वो फिनेंशियल एसेट्स में होता है, जनरली मैं बता रहा हूँ ये। और ये एफडीआई क्या होता है, वो फिजिकल एसेट में भी होता है। जैसे आप मशीनरी में, ठीक है, या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में उस कंपनी के इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा अमाउंट भी चाहिए होगा ना। और यहाँ पे क्या होता है जनरली, वो कंपनी के शेयर में, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, इन सब में इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी के मशीनरीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये जनरल रूल है, ठीक है। किसी कंट्री के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है? हाँ, एफडीआई मोर नीडेड। ठीक है, क्लियर? ये डिफरेंस क्लियर है? अब देखो हर कंट्री में एफडीआई एफआईआई चाहिए होगा, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं या जो बड़ी गवर्नमेंट है वो पुअर कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करने से डरती है। तो फिर क्या होगा, वहां कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा? भाई जैसे अभी कोई कंट्री है तो वो यूक्रेन में इन्वेस्ट करेगी, श्रीलंका में इन्वेस्ट करेगी, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेगी, सोमालिया, सूडान, सूडान में तो कर देगी, कंडीशन अच्छी। हाँ, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, नहीं ना। तो ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो मीगा है वो काम करती है, ताकि उन कंट्री में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो उनको इंश्योरेंस देती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आपका अगर लॉस होगा तो आप प्रीमियम एक भरिए, हम आपको इंश्योरेंस देते हैं। जैसे हम लोग एलआईसी वगैरह करवाते हैं, वही सिस्टम है कि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए और एक प्रीमियम भरिए हमारे पास, और फिर आपका जो लॉस होगा हम उसमें आपको इन्वेस्टमेंट आपको हम बाद में रिकवर कर देंगे। बट ये नॉन कॉमर्शियल रिस्क के लिए है, लिख लो इसको। कॉमर्शियल रिस्क नहीं, तुमने लगाया तुम्हारा लॉस हो जाए और पहुंच जाओ मेगा में, लाओ हमारे पैसे वापस करो, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, घर से पैसा ले लेते हैं, पापा बिजनेस करना है, फिर पता चला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को उड़ा देते हैं, या महंगे महंगे मोबाइल या बाइक खरीद लेंगे, फिर पापा लॉस हो गया, आप इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस दिए थे, पैसा वापस करो। ऐसे नहीं, तुमने बिजनेस किया, बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। बट अगर कोई नॉन कॉमर्शियल, जैसे कोई आके तुम्हारी दुकानें लूट लिया, तो पापा फिर से पैसा दे देंगे ना, कह रहे हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं। वही वाला सिस्टम है, इसको पापा समझ लो और अपने आप को समझ लो कि अगर तुम्हारा नॉन कॉमर्शियल लॉस, अब जैसे मान लो तुमने इन्वेस्ट किया था इंडिया में, अब अचानक से वहां गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने कैपिंग लगा दी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो 20% टैक्स देंगे या 30% टैक्स देंगे, तो इस तरह का कुछ लॉस होगा तब मीगा देगी। लिख लो इसको, ठीक है, कि मीगा जो है इट ऑफर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कॉमर्शियल रिस्क। ऑफर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कॉमर्शियल रिस्क। नॉन कॉमर्शियल रिस्क लिखना, नॉन कॉमर्शियल रिस्क मतलब जैसे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, या रेजिम चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हो गई,
तो ये सब नॉन कॉमर्शियल लिस्ट में आता है। ये नहीं कि तुमने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था और लॉस हो गया फिर पहुंच जाओ मीगा, लो हमारे पैसे वापस करो। ठीक है, तुमने कहा था वापस करेंगे। तो इससे क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये एफडीआई और एफपीआई आएगा। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे एफडीआई एफपीआई आएगा ना। इस क्लियर हुआ मीगा क्या काम करती है। लास्ट लिखो आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखो नाम से पता है ना कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होगा उसके सेटलमेंट के लिए क्या है, इंटरनेशनल सेंटर है, नाम में ही क्लियर है। तो इसका काम लिख लो क्या है। ठीक है, इट हेल्प इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इट हेल्प्स इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन related to foreign investment or foreign companies, related to foreign investment or foreign companies in third world countries, in third world countries। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा वो यहां पे आएगा आईसीएसआईडी में। अब देखो ऊपर वाले जो चार हैं इंडिया उसका मेंबर है, लेकिन नीचे वाला का इंडिया मेंबर नहीं है। एग्जाम में ये पूछता है कि इसमें से किसका इंडिया मेंबर नहीं। तो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी। हाँ, इंडिया बोल रहा है कि इसमें जो लॉज हैं आईसीएसआईडी के वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्री को फेवर करते हैं वो लोग, इसलिए इंडिया ने ज्वाइन नहीं। हाँ, चाइना का नहीं पता यार क्या हो, नहीं कई है, इंडिया नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है, मैंने थोड़ी बोला डेवलपिंग नेशन, इंडिया मेंबर नहीं है। क्लियर। अब कल तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो ये तुम लोग एक पेज पे लिख के लाओगे कि आईएमएफ कौन कौन सा रिपोर्ट निकालता है, डब्ल्यूटीओ कौन सा निकालता है, वर्ल्ड बैंक कौन सा निकालता है, लिख लाओगे। हाँ, और कल हम क्लास में फिर ऐसे पूछेंगे 2-3 मिनट क्लास स्टार्ट करते हैं कि ना पूछा करें, तुम लोग बताओ। ठीक। और डब्ल्यूटीओ के क्वेश्चन मेंस वाले प्रीलिम्स वाले जाके कर लेना आज, और जो आंसर लिख के लाना वो आके कल चेक करा लेना, और अभी जो लाए हो वो लाके वहां चेक करवा लो।